नमस्कार, आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। दरअसल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विकास मॉडल की चर्चा शुरू हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को आधार बनाकर गोधन न्याय योजना लागू करने और किसानों के कर्ज माफी का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रसन्नता जताई है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का जो हाल असम और बिहार में हुआ वही यूपी में भी होने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भुना पाएगी, और बीजेपी जो बात कह रही है उसमें कितना दम है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ही नहीं लगे हैं, बल्कि यहां की घोषणाएं भी प्रचार अभियान का अहम हिस्सा है। अब कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ जैसी गोधन न्याय योजना शुरू करने का वादा किया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु आज जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हुआ है और पार्टी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू करने का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है, पशुपालकों को मिल रहा है और पशुधन को मिल रहा है और महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना की चर्चा देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल के इस योजना को स्थान दिया है। इससे उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन का और महिलाओं को लाभ मिलेगा। यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनाव में किसी प्रदेश की योजनाओं को इतनी प्राथमिकता से लागू करने की बात कहना सामान्य बात नहीं है। यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में छत्तीसगढ़ की कई सरकारी योजनाओं की तारीफ होती रही है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल कहीं भी देश में दिखाई नहीं दे रहा है और उसके शानदार उदाहरण है बिहार के चुनाव, जहां छत्तीसगढ़ मॉडल को स्थापित करने की कोशिश की गई, वहां फेल हो गया। असम के अंदर में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को बताया गया, लेकिन वहां की जनता ने नकार दिया। और लगभग वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। ये दहाई के अंक को भी कांग्रेस पार्टी छू नहीं सकेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ मॉडल की एक बार फिर देश भर में चर्चा हो रही है। भूपेश बघेल ने प्रदेश में किसानों को लेकर ऐसी कई योजनाएं लेकर आई, जिससे आज किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, अब तो चुनाव की घड़ी है सर। छत्तीसगढ़ को जो स्थापित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई, कुछ कामयाबी मिल पाएगी ऐसा लग रहा है आप लोगों को? निश्चित तौर पर लोकेंद्र जी, आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं हैं, चाहे मैं गोधन न्याय योजना की बात कर लूं, मैं चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर लूं, चाहे मैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात कर लूं, या बिजली बिल हाफ की योजना की बात कर लूं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। उसकी चर्चा देश और विदेश में है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी जो पशुपालक हैं, जो वहाँ के किसान हैं, वो कहीं ना कहीं पशुधन को लेकर चिंतित है और परेशान है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम से सिर्फ राजनीति करती है, वोट लेती है, लेकिन गौ माता के लिए विभिन्न प्रकार की योजना उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को उत्तर प्रदेश चुनाव में स्थान मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छी योजना है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश के गौपालकों को मिलेगा, पशुधन को मिलेगा। इस योजना का लाभ जो छत्तीसगढ़ हमारे मॉडल है, चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लाभ मिलेगा। धनंजय जी, लेकिन फिर एक चीज का रिस्क भी रहता है सर कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों की एक्सेप्टेंस हुई है, इन योजनाओं का फर्क दिखाई दिया है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, उपचुनाव हुए हों, वहां पर आपकी जीत दर्ज हुई है। लेकिन जब आप इसको बाहर के राज्यों में लेकर जाते हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, तो उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाता है। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि अभी इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर उस तरीके के नतीजे वहां पर सामने नहीं आते हैं, तो फिर क्या जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ के ऊपर ही आएगी कि छत्तीसगढ़ का मॉडल नहीं चल पाया? एक रिस्क भी है सर। अगर क्रेडिट मिल रहा है तो हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, तो फिर सर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम से वर्षों से राजनीति करते आ रही
चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लूं, या चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन राज्यों में गौ माता को लेकर किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई। छत्तीसगढ़ में योजना बना, हमने उसका बिल्कुल प्रचार प्रसार असम में किया, इसी तौर पर हमने उनका राज्य प्रचार प्रसार किया और उसमें हमको वहां सफलता मिली है। आज वहां पे जनता ने इस योजना पर विश्वास किया है। बोला कि शायद चुनाव में हार जीत होती है, कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम इस योजना को लेकर जा रहे हैं और उसका लाभ हमको वहां पे मिलेगा। अगर हमारी योजना अच्छी है तो इस लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा। के.एस. चौहान जी मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से। के.एस. चौहान जी, लगता है कि कुछ चैलेंज छत्तीसगढ़ के लोग उत्तर प्रदेश में आप लोगों को दे रहे हैं? जी सही बोलना है आपका। चैलेंज मिलता अगर छत्तीसगढ़ मॉडल सही में मॉडल होता। छत्तीसगढ़ मॉडल तब होता जब यहाँ पर जो 2500 रुपए जो किसानों को दिया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की आय से होता, वो तब छत्तीसगढ़ मॉडल होता। छत्तीसगढ़ मॉडल तब होता अगर गंगा जल की जो कस्में खा के जो शराबबंदी और जो स्व सहायता समूह के बारे में जो वादे किए गए थे उसको पूरा कर दिया। गंगा जल वाले तो सर आपकी पार्टी में आ गए ना अब। जी वो तो कुछ लोग तो आपकी पार्टी में भी आ गए। बात कर रहा हूँ, हाँ मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। और आपने जो जवाबदारी का बात बोली थी, क्वेश्चन किया था ठाकुर साहब से, उन्होंने वो बात नहीं की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात की। बात यहाँ कांग्रेस की हो रही है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मॉडल तब होता जब विकास के कार्य होते और कर्जा नहीं लिया जाता। आज आपने 16,000 करोड़ किसानों को 2,500 का डिफरेंस बांटा है, लेकिन 41,000 करोड़ आपने कर्जा लिया। ये मत भूलिए आप। विकास के नाम से आप जीरो हैं, ये मत भूलिए। ये मॉडल देंगे, पूरा मॉडल तो आपने बताया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर कर्ज नहीं है क्या सर? हमने उत्तर प्रदेश की सरकार पर कर्ज नहीं है? किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन कर्जा भी ले लिया। मॉडल तब होता जब आप जो कर्जा ले रहे हैं। नहीं, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं के.एस. चौहान जी, इंटरेस्ट पटाने के लिए के.एस. चौहान जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, कौन सी सरकार है जिस पर कर्जा नहीं है आज की डेट में? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो तादाद है, जो पहले 15 सालों में 30,000 करोड़ था, 2018 से पहले 30,000 करोड़ था, अभी 3 साल में 41,000 करोड़ हो गया। मतलब टोटल 71,000 करोड़ हो गया। छूट तो केंद्र से भी मिली ना सर, क्योंकि ये कोविड का टाइम था तो कर्ज लेने की छूट भी तो बढ़ी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। छूट लेने कोविड के समय इन्होंने खर्चा क्या किया? कोविड के समय इन्होंने खर्चा क्या किया? ये सीरीज का भी पैसा नहीं ला पाए थे। नहीं तो अभी तो आप कह रहे हैं कि किसानों को पैसा दिया गया। अभी तो आपने माना ना कि किसानों को पैसा दिया गया, कर्जा लेकर ही दिया गया ना सर। 2,500 रुपए के हिसाब से आपने जिक्र किया शुरू में। किसानों को मैं मान रहा हूँ, हाँ। किसानों को जितना पैसा दिया गया है उससे ज्यादा कर्जा लिया गया है, और उस कर्जे का भार किस पे आएगा? उस कर्जे का भार आएगा आम छत्तीसगढ़ की आम जनता के ऊपर। ये तो चले जाएंगे 2 साल। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, धनंजय जी बोलिए। विस्फोटक स्थिति किसके ऊपर होगी? एक बात कह रहे हैं धनंजय जी कि आप कर्जा छोड़कर जाएंगे, ऐसी स्थिति है क्या सर? देखिए लोकेन जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जो मानसिक दशा है वो ठीक नजर नहीं आती। एक और ये बोलते हैं कि हमने 15 साल में 30,000 करोड़ का कर्जा लिया, जबकि 41,000 करोड़ का कर्जा था। मुझे एक बात बताइए, 15 साल में ऐसा इन्होंने क्या किया कि राज्य के खजाने पर जब सरकार छोड़ के जाते हैं तो 41,000 करोड़ का कर्जा विरासत में हमको मिलता है। दूसरी ओर 20 लाख किसान जो छत्तीसगढ़ किसान हैं वो कर्ज के बोझ तले दबे मिलते हैं। इन्होंने 40,000 करोड़ कर्जे लिए, उस पैसे को उन्होंने क्या किया? ना तो इन्होंने किसानों को धान की कीमत का दाम दिए, ना वादा निभाए, ना तो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए काम किया। वो पैसा गया कहाँ? ये पूछ रहे थे हमने कर्जा लिए, हम तो 41,000 नहीं, अगर किसानों की आवश्यकता पड़ेगी तो 1 लाख करोड़ रुपए कर्जे लेंगे, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ किसानों को डेवलप करना है। हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है जो दूसरे विदेशों से कर्ज भी लेते रहे और सरकारी संपत्ति को छत्तीसगढ़ की बात करिए। कोई छत्तीसगढ़ की सुन लीजिए ना, आपको तकलीफ शुरू सुन लीजिए ना, बर्दाश्त करिए। आपने आरोप लगाया तो थोड़ा सा सुनिए ना।
तो जो नरेंद्र मोदी जी ने 60 साल में जो 34 लाख करोड़ का विदेश से कर्जा लिया है, उस कर्जे का बोझ किसके ऊपर पड़ा होगा जरा बताएंगे? आप तो अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और ये सरकारी संपत्ति को नरेंद्र मोदी जी रोज बेच रहे हैं, कभी स्टेशन बेच देते हैं, कभी एरोप्लेन को बेच देते हैं, कभी सरकारी कंपनी को बेच देते हैं। किसानों से, उसके बावजूद किसानों से किए वादे को पूरा नहीं करते हैं। उसके अलावा जो धान खरीदी एमएसपी होना चाहिए, जिसके बजट पूर्व में 2,86,000 करोड़ था, उसमें 80,000 करोड़ की कर्ज कर दिए, कटौती कर दिए। किसानों को जो खाद सब्सिडी मिल रहा था 1,40,000 करोड़ का, उसमें इस बार 25,000 करोड़ में 35,000 करोड़ की कटौती कर दिए। तो आखिर नरेंद्र मोदी जो कर्जा लेते हैं, तो कंपनियों को बेचते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? वैसे 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक का भी निकाले थे, वो पैसा कहाँ गया बताएंगे आप? उसका भार किसके ऊपर पड़ता है? अगर आप भार की चिंता कर रहे हैं, अगर कर्ज सही नियत से लिया जाए ना, कर्ज उतरता भी है। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज मुक्त करने कर्ज लिया है। और जो रमन सरकार ने एक चीज का जवाब दीजिए, उसके बाद में जाता हूं गुप्ता जी के पास। उन्होंने कहा कि आप लोग आय के साधन क्या बढ़ा रहे हैं, एक सवाल पूछा है उन्होंने, उसका जवाब अगर आप देना। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप जब किसानों को पैसा देंगे, किसान के पैसा से मार्केट में जो रोटेशन होता है, आप देख रहे हैं ना, जहाँ नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी के चलते देश भर में आर्थिक मंदी है, वहाँ छत्तीसगढ़ आर्थिक मंदी से दूर है। यहाँ व्यापार हो रहा है, ज्वेलरी मार्केट काम कर रहा है, ऑटोमोबाइल काम कर रहा है, कपड़ा मार्केट काम कर रहा है। इससे जो राजस्व जनरेट हो रहा है, वो तो इनकम हो सरकार का ना। ठीक, अगर हम किसानों को कर्ज मुक्त किए हैं। दूसरी बात लोकेश जी, एक सेकंड जी, अगर हमारी पैसे सही समय केंद्र सरकार दे देती ना, तो कर्ज की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती लोकेश जी। कि आपकी जानकारी में उस समय कई बार आके चैनल डिबेट भी हो चुका है। ठीक, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, दूसरे सेगमेंट में बोलिएगा। दिनेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक सवाल ले लेता हूँ। दिनेश जी, छत्तीसगढ़ मॉडल का इंपैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तो चुनाव की घड़ी है सर, परीक्षा का समय आ गया है। पार्टी की सरकार की उपलब्धियां होती हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे देश में हमने देखा है कि लोग उपयोग करते हैं जहां भी दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जिस गोधन योजना की बात हो रही है, वो आप देखिए कि वो उपजी कहां से है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, उनकी जो नीतियां ये रही कि गाय के इर्द गिर्द हमने उनकी राजनीति देखी। मध्य प्रदेश में भी जब 2003 में सरकार आई थी, उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो पंचजय का मॉडल क्या था, उसमें भी यही कंसेप्ट था। लेकिन ये लागू नहीं हुआ भाजपा के शासित राज्यों में। यदि आप देखें कि यदि छत्तीसगढ़ ने इसको लागू किया है, और यदि गाय के आप जिस गोबर की बात करते हैं लोग, उससे भी यदि आय हो रही है, तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो गौपालक हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि आप उत्तर प्रदेश में जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, ये उसके लिए एक लाभ की योजना तो है ही। यदि वो लागू होती है, छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो असफल हो गई हो योजना। इसकी चर्चा बहुत होती है, क्योंकि ये जो एक ऐसी योजना है जिसको कहीं ना कहीं ये जो गाय की राजनीति है उससे भी कनेक्ट करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जिसे मॉडल तो आप समग्र रूप से जब हम मॉडल पर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती है, एक विषय को हम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां जो है कांग्रेस पार्टी ने यदि एक ऐसे मुद्दे को वहां लोगों के सामने रखा है कि जो उनको एक अतिरिक्त आमदनी दे सकता है, तो निश्चित तौर पर उस योजना की चर्चा होगी। और ये छत्तीसगढ़ की ऐसी योजना है जिसकी चर्चा कई राज्यों में हो रही है। तो इसमें जो है राजनीतिक लाभ मिलता है कि नहीं, क्योंकि उसके हम देख रहे हैं कि अलग पैमाने होते हैं। चुनाव में जो वोट की राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति, वो विकास के मॉडल पे पूरी तरह से भी हमारे देश में राजनीति नहीं होती। वो वोट जब मांगा जाता है तो बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दे भी सामने होते हैं, फिर उसमें ये जो इस तरह की योजनाएं कहीं गुम हो जाती है। दिनेश जी, लेकिन एक रिस्क भी मानते हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। शायद अभी जमीन तैयार करने में वहां पर काफी समय भी लगने वाला है। ऐसे में अभी तो हम तारीफ कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं को घोषणा पत्र में रखा जा रहा है, लेकिन अगर उस तरह के रिजल्ट नहीं आए तो फिर सर जो विरोधी हैं उनको तो मौका दे देते ना अपने निशाना साधने का। आप तो उस पर भी विरोधियों को मौका है कि 40% यदि वो टिकट महिलाओं को देने की बात हुई, इसके बाद भी नहीं जीती, तो आप उस पर भी कह सकते हैं कि ये मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसे हम एक किसी
मुद्दे पर या किसी एक योजना पर केंद्रित नहीं कर सकते। वहां जो है कांग्रेस तो कोई आज से नहीं 30 साल से केवल एक मुद्दा नहीं है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के तो नेताओं की साख दाव पर है? वहां पर जिस तरीके से प्रचार हुआ है, बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन भी हुए हैं। नहीं, देखिए लोकेश जी, एक राज्य का नेता दूसरी राज्य में जब प्रचार करने जाता है और एक ऐसे राज्य में जाता है जहां अब उसकी पार्टी का कोई आधार नहीं होता है, तो आप उसको अब ये नहीं कह सकते हम कि उसकी साख चली गई है या साख बन गई है। जो अपने राज्य में नेता है वो जरूरी नहीं है कि दूसरी राज्य में एक जो है बड़े नेता, जब चुनाव होता है मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव होता है तो बिहार के बहुत सारे लोग बिहार उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ मिला या कद बढ़ गया। ठीक, धनंजय सिंह ठाकुर जी, देखिए एक चीज फिर यहाँ से ये भी उठनी शुरू होती है कि भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ी है पिछले दिनों में, खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो केंद्रीय स्तर पर क्या अब वो पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार हैं या भी छत्तीसगढ़ पर उन्हें फोकस ज्यादा करना चाहिए? क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी उनके लिए देखती है? क्योंकि एक बड़े ओबीसी चेहरे भी हैं और कांग्रेस पार्टी को शायद बड़े नेताओं की भी जरूरत भी है केंद्र में, तो उनकी भूमिका को लेकर क्या स्पष्टीकरण है कांग्रेस के अंदर? देखिए लोकेन जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया है। छत्तीसगढ़ जनता से कांग्रेस ने वादा किया। दूसरा, किसानों की कर्ज माफी की बात कर लूंगा, बिजली विभाग सुधार की बात कर लूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर लूं, 2500 डिफरेंस की राशि दे रहा है, गोधन न्याय योजना और अनेक काम जिससे छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। तो निश्चित तौर पर देश में भूपेश बघेल जी एक वादा पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के बतौर उभर कर सामने आए। उनका ग्राफ बढ़ा हुआ है और अभी उनके पास छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर उनके आने वाले जिम्मेदारी के बारे में मैं भी आपसे कैसे बता देना चाहता हूँ। देखिए भूपेश बघेल जी आज देश में एक ब्रांड एम्बेसडर है, वादा पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके काम की चर्चा देश विदेश में हो रही है। यहाँ तक जो गोधन योजना पर चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में तो केंद्र सरकार की संसदीय जो समिति है उन्होंने भी इस योजना के बारे में चर्चा की। इस योजना को देश भर में लागू करने की बात कही है। तो गोबर 2 रुपए में गोबर खरीदना, उसे कंपोस्ट खाद पदार्थ बनाना, उसके बाद उसे कई प्रकार के लोगों को रोजगार देना। देखिए गौपालक को उसमें रोजगार मिल रहा है, पशुधन का संरक्षण हो रहा है और उसमें नस्ल सुधार हो रहे हैं। पहले तो पशुधन पालने से दूध भी कमाते थे ना, गोबर से आज उनको लाभ मिल रहा है। उसके अलावा महिला स्वतंत्रता समूह छत्तीसगढ़ में जो उसके माध्यम से जुड़कर गोकास्ट बना रही है। सवाल इसलिए भी था क्योंकि शायद सर अब कुछ ही राज्य है ना, अभी कांग्रेस पार्टी कुछ राज्यों में सीमित रह गई और सबसे ज्यादा मजबूत कहीं दिखती है तो वो छत्तीसगढ़ में दिखती है। तो यहाँ से ओवरऑल उभार के लाना पार्टी को, उसमें भूपेश बघेल की जिम्मेदारी किस तरह की हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी को आपको केंद्रीय स्तर पर या पूरे देश में स्ट्रॉन्ग करने में अब समय लगेगा सर, बहुत पिछड़ गई है, कई राज्यों में तो बहुत पिछड़ गई है। देखिए राजनीति में बहुत सारे चीजें उतार चढ़ाव होते हैं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मैंने कहा ना कि आज देश में प्राण एम्बेसडर वादा पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उनका चेहरा जाना जाता है कि जो कहते हैं वो करते हैं और उन्हें हर चीज को पूरा करने का काम किया है। मैं धान खरीदने की अगर बात कर लेता हूँ, हमने वादा किया था कि 25 में धान खरीदेंगे किसानों का। हमने पहली बार एक मुश्त 2500 रुपए का राशि दिया। उसके बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अवरोध उत्पन्न किया, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की, फिर उसमें अवरोध उत्पन्न किया, फिर हमने उस योजना को डेवलप करने का काम किया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी सरकार की पहचान है और छत्तीसगढ़ मॉडल इससे चर्चा हो रही है। लेकिन के.एस. चौहान जी, सवाल तो ये भी पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के नेता कहाँ गायब हैं? जो बीजेपी के नेता हैं वो क्यों गायब हैं? यहाँ पर कोई बड़ा लीडर नहीं बचा क्या? रमन सिंह क्यों नहीं जाते हैं अलग अलग जगह प्रचार करने? वो उतनी ज्यादा जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हमारी राज्यसभा मेंबर सुश्री सरोज पांडे जी वहां पर सहप्रभारी हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने ज्यादा विकल्प है कि सब जगह से उनको सेवाएं ली जाती हैं। उनकी सभी जगह से सेवाएं ली जाती है। बाकी क्या बोलते हैं, सहप्रभारी का प्रभार मिला हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत के आएगी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारी है पूरे देश में। 1984 के बाद लोकसभा में एक बार भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। रही बात छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो 2018 में वोट ऑफ परसेंटेज था कांग्रेस का और अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा।
और रही बात निकाय चुनाव का सैंपल कैसे ले सकते हैं? अगर उसे देखें तो वो सैंपल पूरे स्टेट का नहीं था, कुछ ही जगह पर निकाय चुनाव हुए अभी। उसको ओवरऑल आप मान के चल रहे हैं क्या? लेकिन ग्रेजुअली आप ग्रेजुअली देखेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है। जब पहले जो 15 नगर निगम के क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उस 15 नगर निगम के क्षेत्र में सिर्फ 2 नगर निगम में सिर्फ 2 नगर निगम में पूर्ण बहुमत है कांग्रेस की। हालांकि इन्होंने अपनी जो लोकल सरकार है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता आज की डेट में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को टक्कर दे पा रहा है? कौन से भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता है क्या? रमन सिंह पर आप दोबारा से दांव चलेंगे अगले चुनाव में, क्योंकि उनकी सक्रियता काफी कम दिखाई दे रही है सर। निश्चित रूप से रमन सिंह जी सबसे बड़े नेता हैं। जिन नेता का जिक्र कर रहे थे उनको अब नेक्स्ट आप सीएम प्रेजेंट करेंगे अपना, आपको कोई नेता तो देना पड़ेगा ना सर। भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता के सहारे या एक नेता को पकड़ के कोई भी चुनाव नहीं लड़ती है। वो अपने मूल्यों पे लड़ती है, वो अपनी सोच पे लड़ती है। वो 3 टर्म तक रमन सिंह जी आपके चेहरा थे ना, अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रहे हैं ना आप, वो चेहरा है ना जी? तो या अभी ये मान रहे हैं आप कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारा कोई चेहरा नहीं है, आगे चुनाव जीत गए तो देखेंगे किसको बनाना है। आप विश्वास है ना एक तरीके से? ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। और रही बात ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातें हैं, दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ती है, चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। जो बोलती है वो करती है। कर्जा जहां चेहरे नहीं मिलते वहां चेहरे पर नहीं लड़ते हैं, वहां पर पीएम को आगे कर देते हैं। जहां चेहरे उपलब्ध हैं वहां चेहरे पर लड़ लेते हैं। बोल रहा था लोकेंद्र जी, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। हाँ, गोधन न्याय योजना के जो ये डंका बजाते हैं, 2 रुपए में हम लोग गोबर खरीदे हैं, इसका आप डंका बजा रहे हो, उसके आगे की लाइन नहीं बता रहे हो। 8 रुपए में जो वर्मी कंपोस्ट खाद जो अमापक है, जिसमें मिट्टी भी नहीं रहती है, वो आप दे रहे हो किसानों को 1 एकड़ पे 800 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। किसान उस खाद को फेंक रहे हैं, क्या करेंगे? उसके बिना उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। ब्लैकमेलिंग की जा रही है। ये तो केंद्र सरकार अभी कह रही है कि हमें जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैविक खेती की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं किसान को फेंकना पड़ रहा है, फिर कैसे धीरे धीरे चेंज आएगा? लोकेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जैविक खेती इज बेटर देन दूसरी खेती। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जो जैविक खेती के लिए खाद रखती है, जो माप होता है, जो अमापक है, ये जो 4 से 6 महीने तक उसको सड़ाने के लिए समय लगता है। ठीक, मेरे पास 30 सेकंड है सर, सवाल आ गया आपका। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए सर, 30 सेकंड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो यही नहीं मालूम कि जैविक खाद बनता कैसे है। इनसे बेहतर तरीके से हमारी महिला सोसाइटी बहनें बता सकती है। अगर इनके पास सोच होती तो सुन लीजिए ना, ये कैसे सुनिए। इनको तो यही नहीं मालूम कि जैविक खाद कैसे बनता है, जो मिट्टी और गोबर की बात कर रहे हैं। अगर इनकी जानकारी होती तो इनकी जब भाजपा की सरकारें हैं वो पहले लागू कर चुकी होती। अगर किसानी चलिए सर, समय नहीं है इतना, अब चुनाव की घड़ी है तो देखना है कि किसके दावे ज्यादा असर डाल पाते हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होता है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।